तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सरस्वती सिंधु सभ्यता कक्षा 6 इतिहास पाठ नंबर 1 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक। तो इस किताब का पहला पाठ है ये। आज हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक काम की जानकारी है जो आपके लिए ही है, तो आपको बता देता हूँ। आपको जो है ये पूरी बुक जो आपकी इतिहास की जो किताब है उस पूरी किताब का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। उसके साथ में हर एक चैप्टर के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और साथ में सारे जो नोट्स वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है ना, वो सारे लिखे हुए भी आपको मिल जाएंगे। जो ये मैं पढ़ाऊंगा ना अभी, तो ये लिखा हुआ है सारा, तो इसको आप जो है लिखा हुआ भी देख सकते हो। सो अगर आपको प्रिपेयर वगैरह करना है नोटबुक वगैरह, तो उससे आसानी हो जाएगी आपको। तो दोनों लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना, तो उसमें भी आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न, यहाँ पे हमें कुछ थोड़े से MCQs मिलते हैं 2-4, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, फिर थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन, फिर उससे बड़े वाले क्वेश्चन, ऐसे मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, खालिस्तान ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। यानी कि हमसे टाइम पूछा है कि किस टाइम के दौरान जो है हड़प्पा की खुदाई हुई थी। 1992, 23, 1921, 1920। तो कब हुई थी? 1921 के अंदर हुई थी। अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। BC का अर्थ क्या है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन, बिटवीन कॉमन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट आपका उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से किसकी पूजा सरस्वती सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी? होती तो बहुत सारे भगवानों की थी, बट किसकी नहीं होती थी? शिव, विष्णु, पीपल, मातृ देवी। तो किस भगवान की पूजा नहीं होती थी? विष्णु भगवान की वहां पे पूजा नहीं करते थे उस टाइम पे। ज्यादातर जो हमें सबूत मिले थे वो थे शिव भगवान के, शिवलिंग वगैरह मिले हमको। तो विष्णु का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे हम कह सके कि इस सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अगला जो प्रश्न है वो है, बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और खालिस्तान से किया जाता था। यानी कि 3 देश थे जहां से बहुमूल्य पत्थर कौन से पत्थर होते हैं? जैसे हीरे जवाहरात, वैसी वाली चीजें जो होती ना, वो कहाँ से मंगाई जाती थी? महंगी जो चीजें होती थी पत्थरों में, तो वो कहाँ से आती थी? गुजरात से आती थी, ईरान से, और एक और देश था। तो कौन सा था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। तो कौन सा है वो? अफगानिस्तान से आती थी। ठीक है। अब हमारे पास आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान हमको भरने हैं। पहला प्रश्न है, बालू में स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर खालिस्तान तैयार किया जाता था। तो क्या तैयार करते थे? फेयांस तैयार करते थे, एक प्रकार का मटेरियल होता था ये भी। तो फेयांस कहते थे उसको। तांबा व टीन मिलाकर खालिस्तान तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार होता है? तांबा और टीन को अगर हम मिला देते हैं तो कांसा बनता है। पहले के टाइम में कांसे के बर्तन बनते थे, और उस टाइम में उस सभ्यता में, मतलब सरस्वती सभ्यता जो है उसमें इनका काफी इस्तेमाल था, प्रचलन था। खुदाई में सबसे अधिक नगर खालिस्तान नदी घाटी में मिले हैं। कौन सी नदी की घाटी में मिले हैं हमें? सरस्वती नदी की। तभी तो हम इसको सरस्वती सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता। 2 नदियां ही है, सरस्वती और सिंधु। तो इन दोनों नदियों में मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो शहर मिले ना वो हमें सरस्वती में मिले हैं। नगरों की बसावट के खालिस्तान भाग थे, मतलब कितने भाग थे? 2 भाग थे। नगरों की बसावट का मतलब है जो पूरा नगर, जो शहर बसे होते थे ना, वो 2 भागों में बटे होते थे। एक ऊंचा टीला होता था और एक नीचे जमीन, जहाँ पे आम जनता रहती थी। और यहाँ पे जो है मंदिर वगैरह हो गए, या फिर जो है राजा वाली चीजें जो थी, जो राज करने वाला सिस्टम था, या फिर अनाज के गोदाम हो गए, ऐसी चीजें यहाँ ऊंचाई पे बनाई जाती। बाकी पूरा जो शहर था वो नीचे रहता था। तो 2 हिस्सों में ऐसे बटे हुए थे, ऊपरी नगर, निचला टीला, ऐसे कुछ करके नाम है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान नगर की खुदाई में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो कौन से नगर की खुदाई में बंदरगाह? देखो, बंदरगाह क्या होती है? एक ऐसा स्थान जहाँ पे समुद्री जहाज जो आते जाते हैं ना, तो वहां पे कहीं पे तो रुकेंगे, वो सामान उतारेंगे जमीन पे, तो वो जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। तो वो जो बंदरगाह है किस नगर से हमें मिले हैं वो अवशेष? लोथल से मिले हैं। वहां पे एक बंदरगाह के हमें सबूत देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है वो है हमारा, उचित मिलान करो। अब उचित मिलान में क्या करना है? देखो,
तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर। गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हमें क्या मिलाना है कि ये जो धातुएं हैं या जो भी चीजें हैं ये इनमें से किन देशों में से मंगाते थे इस सभ्यता के लोग, तो वो मिलाना है बस। देखो चलो देखते हैं। पहला तांबा, तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से आता। सोना मंगाते थे कर्नाटक से, टीन मंगाते थे अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाए जाते थे। ऐसा नहीं है खाली गुजरात से मंगाते थे, बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान से भी मंगाते थे। ऐसे अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें आती थी, बट कुछ पार्टिकुलर चीजें थी जैसे कि बहुमूल्य पत्थर, तो बाकी ऑप्शन भी तो मिलाने पड़ेंगे ना भाई, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। ऐसे कई सारे ऑप्शन है, एक में दो दो ऑप्शन नहीं, तुक्के बढ़ा सकते हैं हम। सो जैसे तांबा है, तांबा राजस्थान से, जनरली राजस्थान से ही आता था, या कुछ एक देश और थे जो कि हमें नहीं मिले देखने को। सोना था वो कर्नाटक से आता है। अब टीन है, जो टीन हमारी कहाँ से आती थी? सिर्फ अफगानिस्तान से आती थी। तो इसी कारण से बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आते थे। वैसे गुजरात, अफगानिस्तान और भी कुछ ईरान वगैरह कई देशों से बहुमूल्य पत्थर आते रहे हैं। तो ये जो है आपको इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अगला जो प्रश्न है वो है सही या गलत छांटने हैं। अगर सही है तो हरे रंग का ठप्पा मार दो भाई, और गलत है तो काटा मार दो। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल और ऊंटों की सहायता से हल से खेती की जाती थी। बिल्कुल सही बात है, हल चलते थे उस टाइम पे। अनेक मन के कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। बिल्कुल सही बात है। धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले। देखो हम थोड़ी देर पहले एक फिल इन द ब्लैंक करके आए ना, खालिस्तान भरो, उसमें लोथल था ना कि लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले। तो ये बोल रहे धोलावीरा में अवशेष मिले हैं, जहां से प्रमाणित होता है कि विदेशों से व्यापार होता था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मिले थे लोथल में, धोलावीरा में नहीं मिले थे हमको। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी गुरुग्राम में है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे नहीं है ये राखीगढ़ी। और वैसे भी विस्तृत स्थान जो था ना, सबसे विस्तृत स्थान अलग अलग बहुत सारे स्थान थे, बट ये नहीं था। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट्स में तो मिसिंग है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, लघु प्रश्न उत्तर। लघु का मतलब होता है छोटे वाले, ज्यादा बड़े नहीं है, बस ठीक ठाक से है, दो दो नंबर के, एक एक नंबर के वो प्रश्न आते हैं आई थिंक यहाँ पे। चलो देखते हैं, जैसे भी आएंगे भाई आंसर तो लिखना ही है हमको, छोटा है बड़ा है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा लिखना कितना है। चलो पहला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थान बताने हैं जहां जहां पे, देखो आपको जो जो स्थान याद आए ना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो है 5 स्थानों के नाम लिखिए, ऐसे भी पूछ लेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई लिखना क्या है। तो देखो सभ्यता के अवशेष जहां पे मिले हैं, अवशेष का मतलब होता है, मान लो आपका घर था, ठीक है, आप गायब हो गए और घर आपका दफन हो गया मिट्टी में, उसके बाद में जो है वो हजारों साल के बाद किसी को घर मिल गया, तो ऐसे घर आपका अकेला घर थोड़ी ना था, वो आपका पूरा शहर था, पड़ोसी शहर भी थे, बहुत सारे शहर ऐसे ही है ना। तो वो सारी चीजें हम खोद खोद के निकालते हैं, हम क्या बोलेंगे भाई उस सभ्यता में ये मिला, इतना इतना सा इस जगह पे मिला है, तो वहां से हमें को अवशेष मिले हैं। तो ऐसी कौन सी जगह थी? जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, चानुहुदड़ो बोलते हैं इसको, मिताथल, बनावली, राखीगढ़ी, और भी कई सारे हैं, बट मेन मेन से मैंने आपके लिए लिख दिए हैं जिनको आप याद कर सकते हो। अब आपसे ये पूछे क्वेश्चन में कि भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता के 5 नगरों के नाम लिखिए, तो 5 नगर भी तो वही हो गए ना जहां पे लोग रहते थे, जहां से हमें अवशेष मिले हैं, सिंपल सी बात है ना। तो वो उनमें भी यही आपको उत्तर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आया था, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों का सभ्यता से क्या संबंध है? यानी कि जो नदियां थी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, इनका संबंध क्या है? इस सभ्यता से क्या लेना देना था? नदियों का क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ होता है। अच्छी खेती की वजह से बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारों के पास जाकर बस गई, जिससे उन्हें खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी की सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ा। सरस्वती सिंधु सभ्यता भी एक ऐसी ही सभ्यता है। तो इस कारण से ज्यादातर जो सभ्यताएं थी ना, अगर हम देखेंगे इतिहास में, तो हमें पता लगेगा ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारों पर ही बसी हुई थी। सिर्फ हमारी सरस्वती सभ्यता नहीं थी, मैसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, उसके अलावा और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता हो गई, चीनी सभ्यता, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं थी दुनिया भर के अंदर, और सारी सभ्यताएं जो है हमें देखने को मिली कि वो नदियों के किनारों पर थी। भाई सबको पेट भरना है, खाना खाना है। अब पहले के टाइम, आज तो हम टाइम पास करने के लिए ऐसे कुछ भी कर लेते हैं, खाने के नाम पे कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको पानी के रिसोर्सेज मिल चुके हैं, कहीं भी निकाल लो भैया, बोरवेल करो और निकाल लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले नदियों का पानी आता था, उसी को इस्तेमाल करना होता था। और मतलब खुदाई, इतनी गहरी खुदाई कौन करेगा उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, मतलब टेक्नोलॉजी वर्ड भी नहीं था उस टाइम पे कह सकते हो। तो उस टाइम पे भाई वो अपना पेट पालने के लिए खेती करनी थी, नदियों से पानी आ रहा था अपने आप ही, तो उसी पानी से वो खेती करते थे, इसीलिए सारी सभ्यताएं नदियों के पास जाकर बस जाती थी।
अगला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? भाई देखो, सभ्यता थी, लोग जिंदा थे उस टाइम पे, मर गए, हमें नहीं पता था। लेकिन एक टाइम आया, पहली बार जब हमें हड़प्पा तब देखने को मिला जब वहां रेल लाइन बिछाने के लिए रोड़े चाहिए थे। रोड़े होते हैं ना, समझते हो, हरियाणा वाले समझते होंगे। तो रोड़े होते हैं, पत्थर जो होते हैं रेलवे ट्रैक पे देखे होंगे आपने, पत्थर बिखरे होते हैं, वो पत्थर चाहिए थे। तो मजदूर नजदीक एक टीले से ईंट के रोड़े उठा लाए भाई। अब यहाँ पे खुदाई थोड़ा सा खोदा, वहां पे पत्थर से निकल रहे थे, ईंटों वाले पत्थर। तो अजीब लगा उनको। तब वह पहली बार यह स्थान अंग्रेजी अधिकारियों की नजर में आया। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। तब एक विशाल नगर के हमको अवशेष देखने को मिले। मतलब सावधानी से खुदाई करी ना, फिर ऐसे थोड़ी ना था कि क्रेन चला दी वहां पे, ऐसा नहीं था ना। वो ध्यान से खोदा गया कि क्या क्या वहां पे। उनको पता लगा पूरा शहर दफन पड़ा, पूरा शहर खोद दिया भाई उन्होंने सालों के अंदर। तो 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष मिल गए। अब इससे पता लगा भाई और भी जगह सभ्यता हुई, और ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया और हमें अलग अलग शहरों के अवशेष प्राप्त होते चले गए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे? वैसे आपका क्या है मनोरंजन का साधन? फ्री फायर या कार्टून देखते हो अभी भी? तो जो भी है कमेंट में बताना मेरे को। अब इन लोगों का क्या था, इन लोगों का भी जान लेते हैं। इस सभ्यता के लोग शतरंज खेलते थे, चेस जिसको बुलाते हैं ना, चेस तो सुना होगा। तो वो था। चौपड़ खेलते थे, लूडो जैसे आजकल हम खेलते हैं, फोन में खेलते हैं वैसे तो, लेकिन उस टाइम पे चौपड़ खेलते, ऐसे ही खेल उस टाइम पे खेले जाते थे। खुदाई के दौरान हमें शतरंज और चौपड़ के पासे भी मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, उस समय बिल्कुल एग्जैक्टली यही खेलते थे। इसके अलावा बच्चों के मिट्टी से बने छोटे खिलौने भी मिले हैं, क्योंकि बच्चे तो भाई खिलौनों से ही खेलेंगे। अब उनको जो है बड़े खिलौने तो दे नहीं से रहे कि बेटा बैल पे बैठ जा, बैल तुम्हें घुमा के लाएगा, ऐसे नहीं होता ना। बच्चों को तो खिलौने चाहिए छोटे छोटे से, नकली का बैल, मिट्टी का बैल, मिट्टी की रेडी, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सरस्वती सिंधु सभ्यता की मुहरों का आकार कैसा था और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती थी? देखो आजकल हम लोग जो है डाक वगैरह कुछ आती है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टिकर लगे होते हैं उनके ऊपर, ऐसे ठप्पे ऐसे, या फिर कोई आप नया सामान मंगाते हो उस पे से ऐसे सील लगी होती है, उसको ऐसे पैकिंग होती है पूरी प्रॉपर, कंपनियां नाम वाम लिखा होता है। इससे पता लग जाता है कि असली है या नकली है, या छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है, वो सारी चीजें उससे पता लग जाती है। तो पहले के लोग भी ऐसे ही थे, इतने ही समझदार थे। वो लोग उस टाइम पे मोहरों का इस्तेमाल, इन चीजों को मोहर कहते हैं, तो वो मोहर का इस्तेमाल करते थे ताकि गड़बड़ ना हो कहीं पे। हड़प्पा के लोग सेलखड़ी की मोहरें बनाते थे। ज्यादातर मोहरें आयताकार हैं जिन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। अब एस्टिमेट लगाते हैं ना, क्योंकि व्यापार करते थे वो लोग, और ऐसे पूरा डिब्बे में पैक करा और एक ठप्पा मार दिया उस पे, जिससे पता लग जाए कि डिब्बे के साथ छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है। तो वो उस वजह से वो इस्तेमाल करते होंगे। डिब्बों पर मुहर बंदी के लिए लाख एक पदार्थ होता है, ये भी ऐसे मोम जैसा था, तो उसका जो है आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मुहरों से छाप लगाते होंगे, जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप उसकी टूट जाती होगी। अब अगर छाप टूट गई है तो सीधी बात है भाई, स्कैम कर लिया, और स्कैम किया है तो पकड़ लो भैया, जेल में डाल दो, क्या पता पुलिस भी होती होगी उनके पास में। चलो अगला पॉइंट है, आइए विचार करें। हमें सोचना है, थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। चलो विचार करने लग जाते हैं भाई। पहला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्पादन के लिए कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से मंगवाते थे? देखो उत्पादन होता था, बहुत सारी चीजें वहां पे बनती थी सभ्यता के अंदर, और उनके लिए उनको चाहिए था कच्चा माल। तो वो कहाँ से प्राप्त करते थे? उनको बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से मंगाते थे वैसे तो, लेकिन कहाँ कहाँ से क्या क्या मंगाते थे वो मैं बकायदा बताना भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्पादन के लिए कच्चा माल अलग अलग क्षेत्रों से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली टीन का आयात आधुनिक ईरान, आज के टाइम पे जो ईरान है, अफगानिस्तान है, वहां से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ऐसे जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीजें मंगाई जाती थी। अगला जो प्रश्न है वो है, सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन नगर निर्माण योजना का विश्लेषण कीजिए।
यानी कि हमको यहाँ पे क्या बताना है, हमको बताना है जो शहर बसे हुए थे उनका वर्णन करना है। एग्जाम में आया था ये अब की बार, तो अच्छा है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो मैं आपको सिंपल स्पष्ट बात बता देता हूँ, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा भाई, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको जो है पहले तो अभ्यास वाले कर लेने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना एग्जाम में वो अभ्यास वालों में से ही मिल जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे ना अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ के आए भाई, फिर तो हम क्या ही बोले। बाकी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रखे हैं ना, तो वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो आ सकते हैं एग्जाम में, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है चैप्टर से और एग्जाम में पूछा गया हो या पूछा जा सकता है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे ऐड कर रखे हैं। सो वो वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी, अगर एग्जाम आपका नियर बाय है तो। चलो अब देखते हैं यहाँ पे नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण क्या होता है, शहर जो बसे हुए थे उनके बारे में बताना, वो कैसे बसे हुए थे। तो देखते हैं क्या लिखना है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें दो भागों में मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना था, इसे दुर्ग क्षेत्र, जिसको नगर दुर्ग भी कहा गया है। पूर्वी भाग बड़ा था, जिसे निचला नगर कहा जाता था। अधिकतर पुरास्थलों के दोनों हिस्सों को चार दीवारी से घेरा गया था। यानी कि बाहर से अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमले हमले हो जाते होंगे, लड़ाई होती होगी, तो इसीलिए करते होंगे शायद से, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। इस सभ्यता की सड़कें 13 फुट से लेकर 33 फुट तक चौड़ी होती थी और गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। देखो 12 फुट काफी होती थी उस टाइम पे, क्योंकि भाई कुछ व्हीकल तो चलाना नहीं होता था, सिंपल पैदल चलना है बंदों को, तो इसीलिए काफी थी वो। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जो पूरा जो नगर निर्माण जो योजना है ना, ये एज इट इज जो चंडीगढ़ शहर बसा हुआ है ना अपना, तो सेम है वैसे, उसी मतलब इसी सभ्यता को देखते हुए वो शहर बसाया गया था, सेम टू सेम जीरोक्स कॉपी है बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में कपड़े का प्रयोग किया जाता था? ऐसे नंगू पंगू नहीं घूमते थे भाई, वो कपड़े पहनते थे, सभ्य लोग थे, अच्छे लोग थे वो। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के कुछ टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमको। पक्की मिट्टी तथा फेयान से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इन सब तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं, देखो कपास मिला, कपड़ा मिला, कताई के सबूत मिले, तो हम कैसे ना माने कि भाई वो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। तो हम कह सकते हैं ना कपड़े का प्रयोग वो करते थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासियों के महत्वपूर्ण व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, इनके ऊपर टिप्पणी करनी है, यानी कि इनके बारे में बताना है। कैसे खेती, क्या किस चीज की खेती करते थे और कौन कौन से जानवरों को वो पालते थे, वो बताना है बेसिकली। इस सभ्यता के गांव में रहने वाले लोग खेती करते थे। ये लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, जिसको चावल कहते हैं तो वो धान होता है, तो तिल और सरसों उगाते थे। कृषि बैलों और ऊँटों की सहायता, ये वो देखो नहीं याद आए ना भाई, कंफ्यूज नहीं होना। जो जो चीजें हम खाते हैं ना आजकल, क्या खाते हैं, गेहूं खाते हैं, दाल खाते हैं, मटर चावल खाते हैं ना, तो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। यही चीजें जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें लगभग वो लोग उगाते थे। कृषि बैलों और ऊँटों की सहायता से हल से की जाती थी। पहले हल चलते थे ना, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले हल होते थे तो हल से खेती करते थे। नदी और तालाबों से खेतों की सिंचाई करते थे। यहाँ के लोग ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बत्तख, खरगोश, हिरण, मुर्गा, तोता, हाथी, ऐसे सारे जानवर जितने थे, मतलब जिनका हमको पता है यार बेसिकली, है ना, जो जो हम पालते होंगे, तो वो सारे जानवरों को वो भी पालते थे। तो जिनका इस्तेमाल या तो वो मार के खाने के लिए करते थे, या फिर अंडों के लिए करते थे, या फिर जो है दूध वगैरह मिलता था, जैसे गाय बैल हो गई है, मतलब बैल से तो क्या मिलेगा, गाय से मिलेगा, गाय से इससे भैंस से, तो ऐसे जानवर वो पालते थे दूध के लिए। तो ऐसे जो हम जैसे आम जिंदगी है ना, गांव की जिंदगी, जो जो गांव में रहता है उनको पता होगा, तो वही सेम सी जिंदगी इनकी थी भाई, वो कुछ ज्यादा अलग था नहीं इनके अंदर। चलो ये है हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या है। इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण है? यानी कि इतनी प्यारी सी सभ्यता थी, इसके कारण क्या है? बहुत सारे कारण थे। इस सभ्यता के पतन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे। नीचे पतन के कुछ प्रमुख कारण हमने लिख रखे हैं, जो कि आप पढ़ लो भाई। पहला है प्रशासनिक स्थिरता। बस्ती का आकार सीमित होने के कारण और स्वच्छता में कमी के कारण यह सभ्यता खत्म हो गई। जैसे अभी कोरोना आया था ना, आपको तो छुट्टियों में मजे आ गए थे, लेकिन वो सफाई ध्यान रखना पड़ा। अब हो सकता है वहां पे छोटी बस्ती थी तो उसकी वजह से बीमारी फैलती चली गई होगी, स्वच्छता की कमी आई और मर गए लोग। हो सकता है ना भाई, हमें थोड़ी ना पता, आज से मतलब 3-4 हजार साल पहले वो लोग गायब हो गए, तो किसको पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ में।
जलवायु परिवर्तन, वर्षा कम होने के कारण सरस्वती नदी का पानी सूखने की वजह से उनका पतन हो गया। यानी कि पतन का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद हो गए, मतलब हो गए, ऐसा नहीं होता कि भाई नदी सूख गई एकदम से सारे लोग मर गए, ऐसे नहीं होता। कोई मतलब भटकते हुए कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, ऐसे भटक जाती है पब्लिक फिर, और धीरे धीरे वो लोग मर जाते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता कहीं पे भी, या फिर जिंदा रहने की चीजें नहीं मिल पाती। कुछ एक जिंदा भी रह जाते हैं उनका, फिर वो बूढ़े हो गए तो वो भी मर जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सरस्वती नदी का पानी ही सूख गया, भाई पानी नहीं आया, बारिश भी नहीं हुई, तो ये लोग भूखे प्यासे मर गए ऐसे ही, क्योंकि खेती नहीं होगी पानी के बिना। तो बाढ़, अब हो सकता है ज्यादा पानी आ गया हो, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, भगत राव के उत्खनन मतलब खुदाई के में जो है बाढ़ के साक्ष्य भी मिले हैं। वहां पे पता लगता है कि यहाँ पे बाढ़ आई थी। यह भी पतन का कारण हो सकता है बाढ़ आई और सब लोगों को बहाकर अपने साथ ले गई, लोग देखते रह गए ये क्या हुआ हमारे साथ। चलो अगला जो रीजन है वो है विदेशी व्यापार में गतिरोध। इस सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया, जिसके कारण बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ी और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई। ये प्रोबेबली कहीं ना कहीं कारण हो सकता है, बट ज्यादा इतना सॉलिड रीजन नहीं हो सकता कि वो सभ्यता बर्बाद हो जाए सिर्फ व्यापार ना करने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं उस चीज की। लेकिन सबसे जो सॉलिड रीजन मिला ना मेरे को, वो था ये महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकाल के अध्ययन से, मतलब 42 जो है शरीर के हड्डियां मिली हमको वहां पे दफन, तो उनको पढ़ने से हमें पढ़ाई करी जो भी करते हैं हम, मैं तो करता नहीं, वो जिन्होंने पढ़े हैं उनके बारे में, तो उनसे हमें ये पता चला कि उनमें से 41 की मौत मलेरिया से हो गई थी। मतलब मच्छरों ने काट दिया और मलेरिया हो गया, और बीमारी थी है ना, तो मलेरिया से उनकी मौत हो गई। यह भी इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है, क्योंकि भाई 42 आदमियों में से 41 मलेरिया से मर रहे हैं, तो हो सकता है ये उस टाइम की महामारी हुई हो, जैसे आज कोरोना है ना, आजकल चल रही है, मतलब खत्म हो गया वैसे तो वैसे जो है उस टाइम पे जो है हो सकता है मलेरिया एक महामारी रही हो और जिसका कोई इलाज नहीं आ पाया, और मच्छर भाई खा गए सब लोगों को। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें तो तुक्के भिड़ाने थे, मतलब तुक्के क्या भिड़ाने थे, ये देखो जो भी है सॉलिड जो बुक में दे रखा था वो मैंने लिखा हुआ आपके लिए, ठीक है। ऐसे अपने पास से कुछ तुक्के नहीं भिड़ा रखे। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इजी थे ना बिल्कुल से। और हाँ, इनको याद कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वीडियो देखनी है, एमसीक्यूज देखने हैं, प्रिपरेशन अगर आपको करनी है बेसिकली, तो आपको सारी चीज़ों की वीडियो आपको मिलेगी इसी चैनल के ऊपर, सीसीएल चैप्टर। तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब तुम बिल्कुल नहीं करते, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, तो सब्सक्राइब करो बिल्कुल से, साथ में घंटी वंटी दबा लेना, ताकि आपको जो अपडेट दूं मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक सारी क्लासेज का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। सो यार कर लो तो सब्सक्राइब बिल्कुल से। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।